दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नाजिम हाशमी और आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 9। कोरोना महामारी के चलते और लॉकडाउन के चलते जहां पर एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें आपदा में अवसर तलाश करने हैं, हालांकि ये बात कुछ हद तक सही साबित होती नज़र आई है। अगर हम देखें तो मेडिकल इक्विपमेंट्स की बढ़ती डिमांड, सप्लाइयों की अगर हम बात करें तो जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं या उससे रिलेटेड जितने भी उपक्रम हैं उन सब में बढ़ती डिमांड साफ ये बताती है कि प्रधानमंत्री जी की ये वाली बात कहीं ना कहीं सही साबित हुई है। लेकिन अगर हम इसका दूसरा पहलू जानने की कोशिश करें तो लाखों लोगों ने इस कोरोना काल के चलते अपने रोज़गार गंवाए हैं। हज़ारों लोगों को अपनी सैलरी में कटौती का सामना करना पड़ा है। अगर हम बात करें एजुकेशन सेक्टर की, जिसको हमने देखा बहुत बुरी तरह से प्रभावित होते हुए लॉकडाउन के चलते हुए, इसी पर हमारी जो पूरी सीरीज़ है आज उसके नए एपिसोड में हम आपके साथ हैं एक्सेलेंस क्लासेस अलीगढ़ से, और हमारे साथ हैं आज के मेहमान राहुल अग्रवाल जी जो कि डायरेक्टर हैं एक्सेलेंस क्लासेस के। जानने की कोशिश करेंगे किन किन चुनौतियों से एक्सेलेंस क्लासेस को जूझना पड़ा इस लॉकडाउन के चलते। जी सर। जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा कि आपने इस परेशानी को एजुकेशन सेक्टर की समझा इस कोविड के काल में और इसको आगे बढ़ाया और लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक आए और इस मुहिम के लिए जो आप कर रहे हैं मैं इसको आपका अप्रिशिएट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो कोविड है, कोविड के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, कोई भी डिसीज़ होती है उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, डिसीज़ का इतना इफेक्ट नहीं होता जितना उसके आफ्टर इफेक्ट्स बाद में किसी को परेशान करते हैं। तो कोविड से परेशान सिर्फ वही लोग नहीं हैं कि जिनको कोविड हुआ है, इससे आफ्टर इफेक्ट्स और बाई इफेक्ट्स क्या होते हैं। अगर मान लीजिए किसी को कोविड हो गया तो वो तो वैसे बीमार हो गया, उसके जो बॉडी में इफेक्ट हो अलग है, लेकिन कोविड की वजह से लॉकडाउन लगने की वजह से बिजनेस लोगों के खोना, तो उससे कहीं ना कहीं पूरी सोसाइटी अफेक्टेड है। अगर किसी की कोई शॉपकीपर है, उसकी शॉप बंद अगर है लगातार 1 साल से 2 साल से, कोविड हम लोग ये देख रहे हैं, और तो उसका इफेक्ट वो अपने बच्चे को कैसे पढ़ा पाएगा। अगर किसी की फ़ीस 1 लाख रुपए या 50,000 रुपये स्कूल्स में या कोचिंग्स में देनी है, तो कैसे उसको क्वालिटी को मेंटेन कर पाएगा। अब उसका इफेक्ट आ रहा है हमारी एजुकेशन पर, बच्चों के कैरियर पर, और अगर कैरियर ही डिस्टर्ब हो जाएगा तो हमारे देश का जो पूरा भविष्य है वो भी मेरे को लगता है कहीं ना कहीं खतरे में है। बिल्कुल, आपकी बात से मैं कहीं ना कहीं तक सहमत करता हूं। अगर मैं इस बात को ऐसे समझने की कोशिश करूं कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर स्कूल जो है वो प्राथमिकता पर होता है एक पेरेंट्स की नज़र में। अभी अगर हम स्कूल से रिलेटेड बात करें तो दो बड़े डिसीज़न आए, 10वीं और 12वीं की कक्षाएँ रद्द कर दी गई। तो कहीं ना कहीं बच्चों में एक नकारात्मक सोच जागी कि भाई CBSE जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन ने जो है वो एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया। अब वही बच्चा कहीं ना कहीं हमारे कोचिंग इंडस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है, तो उस इफ़ेक्ट का, यानी कि जो हम बात करें जो एग्ज़ाम कैंसिल हुए, क्या उसका प्रभाव कोचिंग इंडस्ट्री में बड़े स्तर पर देखने को मिला है हमें? जी देखिए, इफ़ेक्ट किस तरीके से देखने को मिला है, जो बच्चों की सोच में डिफरेंस आया मैं उसको बताना चाहूँगा आपको। जो आप कह रहे हैं कि कोचिंग की क्या प्रायोरिटी बच्चा देता है, सबसे पहले तो ये कि अगर बच्चों का माइंडसेट आप सोसाइटी में अगर पता करेंगे तो वो ये है कि स्कूल बच्चा जाता है डिग्री लेने कि उसको ट्यूशन पढ़ना ही पढ़ना है, कोचिंग जाना ही जाना है। लेकिन अगर एग्जाम्स नहीं होंगे और बच्चा ऐसे ही प्रमोट होता रहेगा तो उस पर प्रेशर ही नहीं है किसी तरह का, और बिना प्रेशर के कहाँ कोई पढ़ाई करेगा। जब प्रेशर नहीं है तो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो वो कोचिंग से वैसे भी उसका रुख। दूसरा, जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन में बच्चा ऑनलाइन स्टडीज़ के बहाने वो और पोर्टल्स पर चला जाता है, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, अपने जो स्टडीज़ है उससे डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। कोई वहाँ पर ओवरलुक नहीं, जैसे कोई अगर टीचर के सामने क्लास में बैठा होगा तो उसका जो डिसिप्लिन होगा वो डिसिप्लिन में नहीं है। बच्चा खा रहा है तो मोबाइल पर लेट कर देख रहा है या बैठ कर देख रहा है, तो कोई रूटीन नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन बच्चा हर तरीके से पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट ही हो रहा है। स्कूल्स का न टीचर्स का प्रेशर है न ही कोचिंग का प्रेशर है। इस कंडीशन में कोचिंग्स इतनी बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि सभी ऐसा नहीं है कि जो ऑनलाइन पोर्टल हैं उसमें, अगर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट इसी पर्पज से बने हुए हैं कि जो ऑनलाइन पोर्टल हैं, जो बड़े बड़े पोर्टल्स हैं, जो 1000 करोड़ की कंपनीज़ हैं जो बाहर से इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने जिस बिजनेस बना रखा है, और जो यहाँ पर ऑफलाइन मीडियम में है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब मेरे ख्याल से हो रहे हैं मार्केट। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस बात को थोड़ा और गहराई में ले जाते हुए अगर हम ऐसे समझें कि जो कोचिंग इंडस्ट्री हैं उसमें जो बड़े बड़े नाम हैं, जैसे एक्सीलेंस उनमें से एक बड़ा नाम है अलीगढ़ के अंदर, कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट रहा है वो छोटे कोचिंग इंडस्ट्रीज़ और छोटे स्कूल में ज़्यादा रहा है एज़ कम्पेयर टू जो कि बड़े नाम हैं, क्योंकि उनके पास एक फ़ंड मैनेजमेंट है, या हम कह सकते हैं कि कुछ
उनके पास रिसोर्सेज हैं, जैसे जिससे कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अपना इनिशिएट कर सकते हैं और स्टूडेंट्स के बीच में रह सकते हैं। हालांकि जो छोटे स्कूल हैं, जो छोटे हमारे कोचिंग्स हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू है, जैसे रेंट। अगर हम बात करें, एक रेंटेड स्पेस है, पूरी तरह से ऑफलाइन कोचेज बंद हैं, और ये जो बात है 2020 से लगभग एक तरह से कंटिन्यू है, कुछ महीने बीच में अगर हम छोड़ दें, तो एक जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, इसको मैनेज करने के लिए क्या कुछ आप कर रहे हैं, क्या चुनौतियों से आप जूझ रहे हैं, वो अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें तो। देखिए, मैं एक बात ही कहना चाहूँगा, इस बात से तो मैं बिल्कुल एग्री हूँ कि जिन लोगों को रेंट देना पड़ रहा है, जैसे हमारी तो अपनी खुद की बिल्डिंग है, अगर लोगों को रेंट देना पड़ रहा है तो ये एक भारी मार है। एक तो बच्चों पर कोई सोर्स ऑफ इनकम रहा नहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, ऊपर से रेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना है, जो फिक्स चार्जेस हैं वो भी पूरे लगातार चल रहे हैं, वो पूरी तरीके से एक कोचिंग ओनर की कमर तोड़ देते हैं। आपने देखा होगा लगातार अलीगढ़ में पिछले 2 साल में 3 से 4 सुसाइड केस जो कोचिंग डायरेक्टर्स के इंस्टीट्यूट वालों के हैं, जिन्होंने सुसाइड करा है। इससे ज़्यादा भयावह और दर्दनाक कुछ नहीं हो सकता कि सिर्फ बिजनेस ठप होने की वजह से एक टीचर जो राष्ट्र का निर्माण कर रहा है और उसको अपनी जान गंवानी पड़े फ्रस्ट्रेशन में, और सिर्फ इसलिए कि वो सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है वहाँ पर। दूसरा, यहाँ पर अगर हम बात करें कि हम क्या कर रहे हैं, तो हम देखिए ऐसे परिस्थितियों में भी आपने सुना होगा निःशुल्क शिक्षा की एक मुहिम हमने चलाई है। माननीय सांसद महोदय श्री सतीश गौतम जी के प्रेरणा से उन्होंने भी हमारी बहुत मदद करी इसमें, और जिसमें हम 500 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, जिसमें बच्चा कई बार आपने देखा कि अलीगढ़ में ट्रांसपोर्ट के भी कुछ चार्जेस लिए जा रहे हैं कुछ स्कूल्स में, और लाइब्रेरी चार्ज दे रहे हैं जबकि बच्चा नहीं आ रहा है, और बहुत सारे एक्स्ट्रा। उसमें हमने सोचा कि हमने एक स्कूल ओपन अभी किया है, जिसमें मार्च में हमने ओपन करा था, उसके बाद ही लॉकडाउन लग गया। लेकिन फिर भी आप देखिए कि अगर हम सोसाइटी के लिए कुछ पॉजिटिव वर्क करते हैं, तो आपने जैसे सुना ही होगा कि एक अकेला चलाता मंजिल में और कारवां बनता चला गया, तो वो लोग जुड़ते चले गए और सोसाइटी में मेरी सब ने आगे बढ़कर मदद करी इसमें, और जो निडी स्टूडेंट्स थे या परिवार थे उनको उस मुहिम तक पहुंचाया। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताने में कि 500 बच्चों का हमारा रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुका है, उसमें 500 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड होकर इससे लाभान्वित हैं। जी, ये एक बहुत अच्छी पहल है आपकी, अगर हम इसकी तरफ बात करें, और हमारी टीम की तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं हैं कि आप इस काम को ऐसे ही करते रहें और समाज के हित में जितने भी कल्याणकारी काम हैं आप उसको करते रहें। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा जो इसी से रिलेटेड है। कोचिंग इंडस्ट्री का एक अपना अलग महत्व है समाज के अंदर या एजुकेशन सेक्टर के अंदर, स्कूल का एक अलग महत्व है। आपने बात की थी अभी ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की। इस ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को अगर हम दोनों जगह पर देखें, स्कूल के अंदर भी और कोचिंग के अंदर भी, जैसे कि हमारी बात अभी हो रही थी, आपके यहाँ के कुछ टीचर्स हैं उनसे भी हमारी बात हो रही थी, तो जो इफ़ेक्टिवनेस है, यानी कि जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो टीचर का स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन होता है, कहीं ना कहीं वो मिसिंग है क्लासरूम्स के अंदर। और एक जो स्टैंडर्ड था टीचिंग का या स्टैंडर्ड था एक एजुकेशन सिस्टम का, वो कहीं ना कहीं नीचे हाशिए की तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। और आप देखेंगे 2 साल से लगभग चलता चला आ रहा है। तो जिन बच्चों ने हाल ही में जैसे 11वीं कक्षा पास की, 12वीं कक्षा पास की, अब वो जाएंगे हायर एजुकेशंस के लिए, तो उनके लिए बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं। और कहीं ना कहीं हम सब इस एजुकेशन सिस्टम का पार्ट हैं। कहीं ना कहीं मैं एक पेरेंट हूँ, आप भी एक पेरेंट हैं, एक एजुकेटर हैं, तो हम सब कहीं ना कहीं सबसे प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसी समस्या से वो कैसे निकलें? क्या सजेशंस होंगे उनके लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहें? देखिए, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हम और आप अपने जीवन में भी जब तक हम चुनौतियों को से जूझते नहीं हैं, लड़ते नहीं हैं, हमारे माइंड का डेवलपमेंट नहीं होता। और हम एक नई क्लास में, बच्चा 2nd क्लास में एग्ज़ाम देता है, तब 3rd में आता है, 3rd से फिर एग्ज़ाम देता है, फिर 4th में आता है। इसी तरीके से हम सीढ़ियाँ आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम क्यों होते हैं? एग्ज़ाम इसलिए होते हैं कि वो आपके मेंटल स्टेटस को ग्रो करें, चेक करें कि आपका मेंटल स्टेटस क्या है। अगर एग्ज़ाम ही नहीं होंगे तो उन्हें चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो मेंटली ग्रोथ नहीं होंगे। प्रमोट तो हो जाएंगे, आगे हायर कोर्सेज में तो चले जाएंगे, लेकिन वहाँ पर आने वाले चैलेंजेस को वो किस तरीके से हैंडल कर पाएंगे, तो वो 100% सिस्टम फेलियर होगा। और वहाँ पर इस बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा कि भले ही आपको मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना, आपको अपने अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, एजुकेशन का सीखने के लिए आगे बढ़ना है, जिससे कि आप कभी भी किसी प्रोफेशनल लाइफ में जाएँ, प्रोफेशनल जॉब करें, तो उसमें आप वो चीज़ आपके काम आ पाए। वहाँ पर आपको फेलियर नहीं होना, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको फेल नहीं होना। अगर यहीं पे बात करें हम गवर्नमेंट पॉलिसी को लेकर एजुकेशन सिस्टम के अंदर, तो ये कोरोना काल के चलते गवर्नमेंट की तरफ से हम देखें तो काफ़ी फोकस किया गया ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम पर। ठीक है, ये ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहा। अगर आप जैसे कि एक एजुकेटर हैं तो आप समझ पा रहे हैं इस पूरे 2 साल के अंदर आपको नहीं लगता कि कुछ और ऑल्टरनेट हो सकते थे, या गवर्नमेंट को कुछ और पॉलिसीज़ पर फोकस करना चाहिए था जिससे कि एक बैलेंस बना रहता? क्योंकि अभी
एक एजुकेटर जो स्कूल या कोचिंग चला रहा है उसका भी नुकसान है, एक पेरेंट जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है वो भी फाइनेंशियल क्राइसिस में। तो इसको बैलेंस करने के लिए शायद गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएटिव हो सकते हैं, या गवर्नमेंट को आप अगर कुछ सुझाव देना चाहें तो वो भी। हम गवर्नमेंट को क्या सुझाव देंगे, और ना हम इसको कोई पॉलिटिकल बयान बनाना चाहते, ना कोई पॉलिटिकल उससे जोड़ना चाहते। आप एज अ पेरेंट मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या जो परिस्थितियाँ पिछले कुछ महीनों में, कुछ साल में रहीं, क्या आप अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहेंगे? मैं आपसे पूछना चाहूँगा। बिल्कुल, उसमें जाहिर सी बात है प्राथमिकता जो है वो मेरे बच्चे की हेल्थ है, पहले उसकी जो सेफ्टी है। तो अब ऐसे में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? जब पेरेंट तैयार नहीं है तो वो ऐसे कैसे ओपन कर सकती है? और पूरी तरीके से जितने भी जनता है या हमारे वो हैं, अगर किसी बच्चे को भगवान न करे कुछ 19-20 बात होती है तो बच्चे से बड़ी कोई जायदाद या कोई हमारी कमाई नहीं है, और जब पेरेंट पूरी सोसाइटी नहीं चाह रही तो गवर्नमेंट कैसे उस चीज़ का रिस्क ले सकती है? हम लोग सब लोग आगे बढ़कर इस बात को क्रिटिसाइज़ तो करते हैं कि गवर्नमेंट ने सब कुछ खोल दिया है और एजुकेशन नहीं खोली है, लेकिन अगर हम बोल दें कि कल से आप अपने जो छोटे बच्चे हैं उनको भेजना शुरू करें तो शायद हम अपने कदम पीछे हटा लेंगे। बात करना बड़ा आसान है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली हम खुद से जब जोड़ेंगे तो चीज़ निकल कर कुछ और आती है। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है और मैं इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि जैसे जो हमारा रूरल सेक्टर है ना, हमारे जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उन सब में जो रिसोर्सेज है उनकी काफ़ी कमी है। बहुत सारे बच्चों के पास, बच्चों के घरों में गैजेट्स नहीं है, लैपटॉप्स नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। अभी भी हमारा जो बहुत बड़ा हिस्सा है भारत का वो रूरल इंडिया के अंदर रहता है, तो वहाँ पे लोगों ने बहुत चैलेंजेस लिए। तो क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि कोविड क्राइसिस हो सकता है, आगे कुछ और क्राइसिस आएँ, और ऑनलाइन एजुकेशन को जैसे गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, तो क्या किस तरीके से हम अपने रूरल इंडिया को या जो बैकवर्ड हमारा एरिया है उसको कैसे कनेक्ट करें मेन एजुकेशन सिस्टम से? मैं दरअसल ये आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखिए, जब तक गवर्नमेंट बुलेट ट्रेन की तरफ ध्यान रखेगी और ऐसी चीज़ों पर ध्यान रखेगी तो रूरल एरिया में 90% हमारी जो जनता है वो गाँव में है अभी भी 90%, और बाकी 10% पर जितने भी ये सुख सुविधाएँ, ये जितने भी ये गैजेट्स हम कहेंगे उन पर हैं, अवेलेबल ही नहीं है, तो उस पर एजुकेशन को ऑनलाइन पर मुझे नहीं लगता कि ये इतना जल्दी संभव हो सकता है। या तो पहले से ऑलरेडी पिछले 3-4-5 साल से इस पर वर्क किया गया होता। आप अचानक से नोटबंदी कर देंगे, आप अचानक से लोगों को एक फतवा जारी ये कर दें कि साहब आपको कल से लॉकडाउन है और कल से घर से बाहर नहीं निकलना, या अचानक से ये बोल देंगे कि आप पूरा आपका जो टीचिंग मोड है वो ऑनलाइन पर आ जाए, तो ऐसा ना तो टीचर्स ही उसको अडेप्ट कर पाएंगे ना बच्चा अडेप्ट कर पाएगा। अगर कर भी लेता है तो ये ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल इस तरीके से हैं, अगर हम हिंदू समाज में बात करें, मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं तो वो वीडियो पर अगर दर्शन हो रहे हैं तो हम उससे क्यों नहीं संतुष्ट होते? हम क्यों मंदिरों में जाना चाह रहे हैं? क्यों अगर हमें मक्का मदीना को वीडियो पर दिखा दिया है, टीवी पर दिखा दिया है, तो वहाँ से हम क्यों नहीं दर्शन मानने उसके? वहाँ पर जाकर क्या हो रहा है? सबसे पहले देखिए, टीचिंग का मतलब होता है एक इमोशनल कनेक्शन। आप मुझसे कोई बात पूछ रहे हैं, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर ये इमोशंस कभी नहीं आएंगे जो हम आमने सामने बैठकर हम बात कर रहे हैं। तो जो लोगों से मुखातिब में होता सामने बैठकर, वो इस वीडियो के माध्यम से वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एक इमोशंस होता है आई कांटेक्ट का, एक हमारे फिजिकल अपीयरेंस का, जो बच्चे को पहले कनेक्ट करना होता है तब हम अपनी बात डिलीवर करेंगे। आप कनेक्ट ही नहीं होगा बच्चा हमसे तो डिलीवर कैसे करेंगे? वो तो सिर्फ एक वीडियो शूट, एक फिल्म के जैसा हो गया कि आप फिल्म देख रहे हैं, आएँ और जाएँ और ताली बजाएँ, तो वो वाली चीज़ें। ये एक अल्टरनेटिव मतलब एक पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ टाइम के लिए तो एक हो सकता है, लेकिन आप ये सोचेंगे फिजिकल क्लास का कभी भी अल्टरनेटिव नहीं हो सकता लाइफ में। मेरा अपना मानना ये है। जी बिल्कुल, एक आखिरी सवाल और बात करना चाहूँगा स्पेसिफिकली आपके इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड। जैसे कि कोविड जो है वो काफ़ी ज़्यादा भयावह रहा सेकंड कोरोना काल मतलब वेव के दौरान, तो आपका यहाँ पे जो टीचिंग स्टाफ है या आपका जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, आपको क्या मतलब परेशानियाँ सामना करना पड़ा? क्या आपने उनका जो भी वेतन था उसमें कट ऑफ रखा, या आपने उसको कैसे मैनेज किया? बच्चों की फ़ीस नहीं आ रही थी, वो कैसे मैनेज किया और कैसे सारी चीज़ों को हैंडल किया? देखिए, परेशानी तो आई, लेकिन मैं यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी टीचर्स का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और उनको बहुत अप्रिशिएट इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने भी मेरा साथ दिया। अगर मैंने उनका साथ दिया तो उन्होंने भी मेरा पूरा साथ दिया। अगर हम इनकम की बात करें तो इनकम तो यहाँ पर लगभग 50% हो गई, लेकिन हमने सैलरीज़ में इतना कंप्रोमाइज़ नहीं करा। लेकिन फिर भी टीचर्स ने, जैसे अगर हम किसी को जितना अमाउंट दे सकते हैं, टीचर्स ने अपने आप आगे बढ़ के कहा कि सर आप जितना हमको शेयर कर सकते हैं हम उसमें कोशिश करेंगे मैनेज करने की। तो ये दाली दोनों हाथ से बढ़ती है। कोई भी चीज़ तभी सिस्टम आगे बढ़ता है जब दोनों तरफ से कोऑपरेशन मिले। तो जितने भी मेरे टीचर्स थे उन्होंने मेरा बहुत पूरी तरह से कोऑपरेट करा, और मैं भी जो कर सकता था उनके लिए पूरी तरीके से करने के लिए। लेकिन फिर भी
अगर जैसे आप छोटी कोचिंग्स की बात कर रहे हैं या छोटे स्कूल्स की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर लोगों ने पूरे स्टाफ को ही हटा दिया है, या सिर्फ 1 या 2 स्टाफ से ऑनलाइन पर काम चला रहे हैं। तो लेकिन देखिए हमारे यहाँ पर तो इस स्टैंडर्ड पर तो ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा जिस टीचर से जुड़ा हुआ है उसी से ही पढ़ना चाहते हैं। तो हम टीचर्स तो हमारे कोई नहीं हटे ना, सारे हैं। लेकिन हाँ, ये जो है ज़रूर है कि वर्कलोड पहले जैसे 4 अलग-अलग सेक्शंस में जाकर टीचर को पढ़ाना पड़ता था, अब एक ही लेक्चर में वो चारों सेक्शंस को कवर कर लेते हैं। तो वर्कलोड भी थोड़ा सा कम हुआ है और चीज़ें आसान भी हुई हैं। हर चीज़ के प्रो और कॉन्स दोनों ही हैं। जी बिल्कुल, आपने जैसे बात करी कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस की, तो कहीं ना कहीं आप भी उसकी तरफ जाते हुए नज़र आए। एक आपका जो प्रोजेक्ट है एक्सेलेंस इंटरनेशनल स्कूल करके, अगर उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहें कि वो क्या सिस्टम है, कैसे वो जो समाज है उसमें कल्याणकारी काम करने के लिए आगे आया है, और उसके लेकर आपकी आने के लिए मतलब फ्यूचर में क्या प्लानिंग है, किस तरह से काम करना चाहते हैं, अगर वो बताना चाहें। देखिए, एक्सेलेंस इंटरनेशनल स्कूल एक तरह से एक्सेलेंस को हम मानते हैं कि एक्सेलेंस क्लासेस राजा है। मैंने पहले भी एक बार एक प्रोग्राम में बोला था, राजा का मतलब जो अपने आप अपना साम्राज्य बनाता है, और एक्सेलेंस इंटरनेशनल स्कूल उसका एक राजकुमार है। राजा अपना साम्राज्य बनाता है और राजकुमार पैदा होते हैं। जब राजकुमार पैदा होता है तो उसको ब्रांड पहले से मिलता है। एक्सेलेंस क्लासेस खुद बना, उन्होंने अपना साम्राज्य बनाया, और एक जब शहर में सब एक्सेलेंस क्लासेस को जानते थे, तब एक्सेलेंस इंटरनेशनल स्कूल की शुरुआत हुई। तो इसकी ब्रांड वैल्यू का उसको फ़ायदा मिला। इसका फ़ायदा हमने समाज को इस तरीके से पहुंचाया कि जहां पर इन्वेस्टमेंट हमारा एक्सेलेंस इंटरनेशनल स्कूल का ब्रांड बनाने में खर्च होता, वो इन्वेस्टमेंट हमने सोसाइटी में बच्चों को फ्री एजुकेशन देकर करा। और जो हम प्रयास कर रहे हैं कि जो कमाना ज़िंदगी भर है, लेकिन अगर समाज में कोई किसी समाज कल्याण का कोई काम कर सकते हैं, तो 1 साल हम बच्चों को, ऐसे बच्चों को अगर दे पाएँ। कई बार हमारे पास फ़ोन्स आते हैं, फ़ोन्स पर पेरेंट्स रोज़ आते हैं, 2-2 3-3 साल से बच्चों की फ़ीस जमा नहीं हुई है, जिसकी वजह से फ़ीस उनकी एजुकेशन आगे नहीं बढ़ पाई है। तो उन लोगों की दुआएं भी मिल रही हैं, और इस तरीके से एक्सेलेंस इंटरनेशनल स्कूल, मुझे को लगता है आगे आने वाले समय में हम उसको 12th तक ले जा रहे हैं स्कूल को। आगे स्कूल में आपको एक बढ़िया स्कूल देखने को मिलेगा शहर में, कि जहाँ पर कुछ लगेगा कि हाँ, कि शहर को कुछ किसी स्कूल ने दिया है। इस तरह का स्कूल बनाने की कोशिश करी जा रही है कि अगले 2 या 3 साल में आपको वो चीज़ दिखेगी। और बाकी हम अपनी तरफ से जो कर रहे हैं, वो पूरा प्रयास हमारा रहेगा ही। चलिए, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो दोस्तों, चुनौतियां तो आती रहेंगी, और चुनौतियों से भागना नहीं है, उनसे लड़ना है। यही हमने आज देखा एक्सेलेंस क्लासेस में, और यही विज़न लेकर एक्सेलेंस इंटरनेशनल स्कूल आ गया है अलीगढ़ में, और जिसने बहुत सारे समाज कल्याण के काम का बीड़ा उठाया हुआ है। तो बात को आज यहीं ख़त्म करेंगे। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़@9।